So, hello to everyone. Namaskar. Hope you are understanding that lectures you heard before. Now we are moving to the second chapter, that is financial planning. Earlier we discussed about the basics of financial management. Today we are moving towards financial planning. Financial planning क्या है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे. So move. So basically, what is financial planning? Financial planning pertains to the function of finance. Obviously, financial planning word जो है वो साफ साफ बता रहा है कि हम function of finance के बारे में बात कर रहे हैं, and it includes the determination of firm's financial objectives, financial policies and financial प्रोसीजर्स. जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि प्लानिंग में ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिव्स, आपकी पॉलिसीज़ क्या है, और आप प्रोसीजर्स जो है क्या है. और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल रहती हैं, बट हाउएवर फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ कंसर्न्ड तो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम अपने फाइनेंशियल प्लान्स के अंदर अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स एज वेल एज शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स. हम अपनी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ बना लेते हैं. पॉलिसीज़ बेसिकली क्या है, दीज आर द गाइडलाइंस विच हेल्प अस इन टेकिंग डिसीजन, जो डिसीज़न लेने में हमारी मदद करती हैं. तो फाइनेंस से जुड़े जितने भी डिसीजंस होंगे, जब हम अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं तो हमें अपनी पॉलिसीज़ को ध्यान में रखना ज़रूरी होती है. एंड थर्ड इज़ financial procedures. Procedure basically tells you the step by step system of doing something. तो फाइनेंस से जुड़े जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमें उसका प्रोसीजर पता होना चाहिए. जैसे हम अगर शेयर्स इशू करने जा रहे हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होगा. सबसे पहले हम सच एज प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप. तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल प्लानिंग जो है इन सभी चीज़ों से कंसर्न्ड है. आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, आपकी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ एंड ऑब्वियसली फाइनेंशियल प्रोसीजर्स. सो फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, क्या उद्देश्य रहते हैं. फर्स्ट वन इज़ टू प्रोवाइड एडिक्वेट फंड्स टू द बिजनेस. ऑब्वियसली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा काम रहता है, इवन हम जब ट्रेडिशनल अप्रोच की भी बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो हम ये बोलते हैं कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करना चाह रहे थे, क्योंकि फंड्स की रिक्वायरमेंट होती थी उसको मैनेज करने के लिए. तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल प्लानिंग का भी ये ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम बिजनेस के लिए किस तरह से प्रॉपर फंड्स का अरेंजमेंट कर पाएँ. तो फाइनेंशियल प्लानिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड एडिक्वेट फंड्स टू द बिजनेस. बिजनेस के पास एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ फंड्स होना बहुत ज़रूरी है. अगर फंड्स आपके पास एक्सेस में होंगे तो आपका वो पैसा वेस्ट जाएगा, उस पर आपको रिटर्न नहीं आएगा और ओवरऑल रेट ऑफ रिटर्न कम हो जाएगा. और अगर आपके पास शॉर्टेज ऑफ फंड्स है, दैट ऑल्सो क्रिएट्स प्रॉब्लम, क्योंकि उससे आपके पास लिक्विडिटी नहीं रहती. आप अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर्स को जब पे करते हैं, आपके पास समटाइम्स अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स हो सकती है, जो आपकी गुडविल को, आपकी क्रेडिबिलिटी को ख़त्म कर सकता है. तो इसलिए फर्म को प्रॉपर एडिक्वेट फंड्स की अवेलेबिलिटी कराना, ये हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहता है. एंड सेकंड इज़ टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ऑब्वियसली किसी भी फर्म का रिटर्न तभी मैक्सिमम होगा जब आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होगी. तो हर फर्म ये कोशिश करती है कि वो जितनी कैपिटल अरेंज कर रही है उन सब की कॉस्ट क्या हो, सबसे कम हो. तो फर्म को इसलिए ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर भी डिसाइड करना पड़ता है. वो डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है. जिस सोर्स की कॉस्ट सबसे कम होगी हम उस सोर्स को ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं. देन कम्स टू इंश्योर फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर. आपका कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए. अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होगा तो आप जब चाहे मर्जी इसमें चेंजेस कर पाएंगे, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है दैट इज़ वेरी डायनामिक. तो आपको सिचुएशंस के साथ साथ चेंज करने की ज़रूरत रहती है. तो दैट मीन्स आपका कैपिटल स्ट्रक्चर अगर फ्लेक्सिबल है तो आप कभी भी अपनी कैपिटल को इंक्रीज़ कर पाएंगे, या कुछ चीज़ें रिडीम करके आप अपनी रिक्वायर्ड फंड्स की को कम भी कर सकते हैं. तो फाइनेंशियल प्लानिंग में कैपिटल स्ट्रक्चर की फ्लेक्सिबिलिटी भी इंश्योर कर लेनी चाहिए, एज वेल एज इसकी सिंप्लिसिटी भी. कैपिटल स्ट्रक्चर जितना सिंपल होगा उतना ही उसको समझना और मैनेज करना आसान रहेगा. और कैपिटल स्ट्रक्चर जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, जितनी ज़्यादा सिक्योरिटीज़ आप उसमें, टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ उसमें ऐड करते जाएंगे, उतना कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा. तो जितना सिंपल रखेंगे उतना मैनेज करना ईजी रहेगा. देन वी हैव टू इंश्योर लिक्विडिटी इन फंड्स. ऑब्वियसली अभी हम बात कर रहे थे कि लिक्विडिटी है क्या.
लिक्विडिटी इज़ बेसिकली द एबिलिटी टू पे डेली एक्सपेंडिचर्स, जो आपके रोज़मर्रा के खर्चे हैं आप उनको पे करने में सक्षम हैं या नहीं हैं, आप उनको पे करने में, टाइमली पे करने में एबल हैं या नहीं है। तो उस एबिलिटी को हमेशा बनाए रखना चाहिए। अगर हम अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर्स को टाइमली पे नहीं करते तो धीरे धीरे फर्म की गुडविल जो है वो कम होने लगती है और वो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लान। देन वी हैव टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। आप ऑलरेडी जानते हैं प्लान्स के बहुत सारे टाइप्स आपने पढ़े हुए हैं। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। वन इज़ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, देन मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग एंड देन थर्ड इज़ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। वट इज़ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग? ऑल फाइनेंशियल प्लान्स विच आर मेड फॉर लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम पीरियड के लिए बनाए जाने वाले प्लान्स, फाइनेंशियल प्लान्स क्या कहलाएंगे? शॉर्ट टर्म प्लान्स। देन वी हैव मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। ऐसे फाइनेंशियल प्लान्स जो 1 साल से लेकर 5 से 7 साल तक बनाए जाते हैं, दोज आर कॉल्ड मीडियम टर्म प्लान्स। एंड देन वी हैव लॉन्ग टर्म प्लान्स। लॉन्ग टर्म प्लान्स जनरली 5 से 7 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए, मीन्स अगर वो 5-7 साल के लिए हैं तो हम उनको मीडियम टर्म मानते हैं। 5 या 7 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए अगर कोई प्लान बनाया जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान। सो नेक्स्ट इज़ प्रोसीजर फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हमें कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर अपनाना पड़ता है। तो उसमें हम क्या ऑप्ट करते हैं? द वेरी फर्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्वियसली जब आप अपना फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए। जब तक आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं होंगे आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हम उनको अचीव भी नहीं कर पाएंगे। आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स 2 तरह के हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म। बेसिकली जो हमारे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं दोज डिपेंड ऑन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स लेते हैं ताकि हम उनको पूरा करते जाएं और फाइनली हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँ। देन वी हैव फॉर्मुलेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज़। अभी मैंने आपको बताया था पॉलिसीज़ क्या हैं। पॉलिसीज़ वो गाइडलाइंस हैं जो डिसीज़न लेने में हमारी मदद करती हैं। तो बेसिकली जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो हमें अपनी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ भी बना लेनी चाहिए, सच एज़ हम शेयर इशू करेंगे तो कैसे करेंगे, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरह का रहेगा, हमारी क्रेडिट पॉलिसी क्या रहेगी। इन सब चीज़ों को लेकर हम पहले ही अगर कुछ पॉलिसीज़ बना लें तो बिज़नेस में काम करना बहुत ईजी हो जाता है, डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो जाती है। देन वी हैव फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोसीजर्स। हर काम को करने के लिए अगर आप एक सेट ऑफ प्रोसीजर डिसाइड कर लो तो वो एक्टिविटी बड़ी स्मूथली आप रन कर सकते हो। सच एज इशू ऑफ शेयर्स, अगर आप इशू ऑफ शेयर्स कर रहे हो तो क्या प्रोसीजर रहेगा? सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? आप जैसे प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे या आप न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देंगे, काइंड ऑफ थिंग्स आपको पहले ही ऐसे प्रोसीजर्स डिसाइड कर लेने चाहिए। एंड देन वी हैव प्रोविजन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। जब भी हम अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी का प्रोविज़न रखना चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत डायनामिक है, बहुत फास्ट पेस से चीज़ें बदलती हैं, तो हमें उसके हिसाब से अपने प्लान्स में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी का प्रोविज़न वहाँ होगा तो आप आसानी से अपने प्लान्स में बदलाव कर पाएंगे। देन वी हैव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड फाइनेंशियल प्लान। एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान जो है उसमें क्या क्या बातें होनी चाहिए, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए कि वो आपके प्लान को साउंड बना दें। द वेरी फर्स्ट इज़ सिंप्लिसिटी। ऑब्वियसली आपका फाइनेंशियल प्लान सिंपल होना चाहिए। जितना सिंपल होगा उतना हम आसानी से उसको समझ पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे और ऑब्वियसली अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। देन फोरसाइट। फोरसाइट क्या है? इट मीन्स हम जनरली यूज़ करते हैं दूरदर्शिता। हमारा जो फाइनेंशियल प्लान है वो सिर्फ प्रेजेंट को टारगेट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे फ्यूचर में ग्रोथ से रिलेटेड क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम दूर तक क्या सोच रखते हैं, हम कितना एक्सपैंड करना चाहते हैं, ये सब सोचकर हमें अपना फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहिए ताकि हम अपने शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते करते फाइनली अपनी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के साथ ग्रोथ को अचीव कर पाएँ। देन देयर मस्ट बी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फंड्स का प्रॉपर यूज़ होना चाहिए। अगर आपके फंड्स एक्सेसिव हैं तब भी वो वेस्ट जाएंगे। अगर फंड्स की शॉर्टेज है तो आप अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर को पे ऑफ नहीं कर पाएंगे, जो आपकी क्रेडिबिलिटी को कम कर सकता है।
देन कम्स फ्लेक्सिबिलिटी। ऑब्वियसली आपका फाइनेंशियल प्लान फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लोचशीलता होनी चाहिए, ताकि हम उसमें जब मर्जी चाहे चेंजेस कर पाएँ। देन वी हैव लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या है? दैट मीन्स द एबिलिटी टू पे ऑफ डे टू डे एक्सपेंडिचर। जब हम अपने रोज़मर्रा के खर्चों का भुगतान करने में सक्षम हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी या तरलता बोला जाता है। तो एक अच्छा साउंड प्लान क्या कहलाएगा? एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान जो है वो क्या होगा? जिसमें लिक्विडिटी हमेशा बनी रहे और पैसों की या फंड्स की शॉर्टेज क्रिएट ना हो। देन इकोनॉमिकल, इट मस्ट बी इकोनॉमिकल। ऐसा हम फाइनेंशियल प्लानिंग अगर इस तरीके से करें कि फाइनेंशियल प्लान बनाते बनाते हमने खर्चे तो बहुत कर दिए लेकिन उसकी वजह से हमारी कोई बचत नहीं हुई, या हमारी बेसिकली हम इसको बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमें जांच लेना चाहिए कि उस एक्टिविटी से जुड़ी कॉस्ट क्या है और उससे मिलने वाले बेनिफिट्स क्या हैं। तो आपका अच्छा फाइनेंशियल प्लान क्या माना जाएगा? जो मितव्ययी हो, इकोनॉमिकल हो, जो कम खर्चीला हो। देन देयर कम्स कंटीजेंसीज। कंटीजेंट लाइबिलिटी वर्ड से आप ऑलरेडी नॉन है। बैलेंस शीट बनाते हुए हम नीचे कंटीजेंट लाइबिलिटी शो करते हैं। हम जनरली लिखते हैं देयर में राइज ए कंटीजेंट लाइबिलिटी ऑफ रुपीज़ दिस मच। हम वो क्यों लिखते हैं? जब हमें ये संभावना रहती है कि अचानक से कोई इतने रुपए का खर्चा अराइज हो सकता है और हमें उसकी पेमेंट करनी पड़ सकती है। यहाँ भी हम उसी मैटर से कंसर्न्ड है। कंटीजेंसीज क्या है? फाइनेंशियल प्लान में हम नॉर्मली बजट्स भी इंक्लूड करते हैं, जब जिसमें हम देख लेते हैं क्या रिसीट्स रहेंगी, क्या पेमेंट्स रहेंगी, बट सब कुछ वैसा ही नहीं होता जैसा प्लान्ड होता है। बहुत बार अचानक से कोई खर्चे अराइज हो सकते हैं, अचानक से कोई लायबिलिटीज़ अराइज हो सकती हैं। तो फर्म के पास हर वक्त कंटीजेंसीज के लिए, यानी कि अचानक से अराइज होने वाले खर्चों के लिए प्रबंध होना चाहिए, अरेंजमेंट होना चाहिए, ताकि उनकी वजह से हमारी डे टू डे या रूटीन एक्टिविटीज़ में कोई प्रॉब्लम अराइज ना हो। देन कम्स एडिक्वेट सिस्टम ऑफ कंट्रोल। यू ऑलवेज नो प्लान एंड कंट्रोल वर्क इन पेयर। दोनों अगर एक साथ हों तभी दोनों सक्सेसफुल रहते हैं। ना तो कंट्रोल के बिना प्लानिंग सक्सेसफुल है और ना ही बिना प्लानिंग के कंट्रोल सक्सेसफुल है। तो ऑब्वियसली एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान क्या होगा? जहां कंट्रोल की भी प्रॉपर अरेंजमेंट है, जहां कंट्रोल का भी प्रॉपर सिस्टम है। अगर कंट्रोलिंग सिस्टम प्रॉपर नहीं होगा तो आपका प्लान सक्सेसफुल नहीं रहेगा। देन कम्स सूटेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल प्लान हमेशा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जितना वाइड होगा, जितना बड़ा होगा, प्लान्स भी उतने ही ज़्यादा साउंड होने चाहिए। और अगर एक छोटी फर्म है तो वहाँ पे आपके प्लान्स भी कम हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग जब हम करते हैं तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है। द वेरी फर्स्ट इज़ नेचर ऑफ बिजनेस। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो बिज़नेस जिसके लिए आप फाइनेंशियल प्लान बना रहे हैं वो कैसा है, क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस बहुत डिसाइसिव रोल प्ले करता है फाइनेंशियल प्लान को बनाने में, क्योंकि डिपेंड करता है। सपोज़ आप कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो वहाँ आपको ऐसी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी जो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, जिसको आप रिडीम नहीं कर पाएंगे। बट समटाइम्स कुछ बिजनेस ऐसे हो सकते हैं जो ट्रेडिंग टाइप के हो, वहाँ आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ सीजनल फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती रहती हैं। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, उसके हिसाब से ही आपको अपने फाइनेंशियल प्लान्स बनाने पड़ेंगे। देन कम्स डिग्री ऑफ रिस्क। जब आप अपना फाइनेंशियल प्लान बना रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बिज़नेस के अंदर कितना रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि आपका फाइनेंशियल प्लान बेसिकली डिपेंड करता है ऑन द डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। जितना ज़्यादा रिस्क किसी बिज़नेस के अंदर रहता है वहाँ पे आपको डिबेंचर से ज़्यादा पैसा अरेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिबेंचर एक ऐसा सोर्स है जिसको आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट्स हैं या नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? रिस्क को ध्यान में रखकर ही फाइनेंशियल प्लानिंग की जानी चाहिए। थर्ड इज़ क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंसर्न। क्रेडिबिलिटी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। क्रेडिबिलिटी बेसिकली क्या है? साख या फर्म की गुडविल, जो डिपेंड करती है कि फ़र्म कितने सालों से चल रही है, इसकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, कितना मार्केट एरिया है, मैनेजमेंट की रेपुटेशन कैसी है। अगर फर्म की क्रेडिबिलिटी अच्छी है, साख अच्छी है, गुडविल है,
तो इसका मतलब क्या है, फर्म जब मर्जी चाहे बड़ी आसानी से फंड्स का अरेंजमेंट कर सकती है, तो वो कम फंड्स के साथ भी काम कर पाएगी। देन कम्स प्लान्स फॉर फ्यूचर ग्रोथ। फर्म के एक्सपेंशन के क्या प्लान्स हैं, क्योंकि जब आप फाइनेंशियल प्लान बना रहे हैं तो आप सिर्फ प्रेजेंट के लिए ही प्लान नहीं बनाते, रेदर आपका जो प्लान है वो लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। तो फ्यूचर ग्रोथ या एक्सपेंशन के अगर कोई प्लान्स हैं तो आज ही आप अपनी प्रेजेंट को भी अकॉर्डिंगली लेकर चलेंगे। देन कम्स ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। क्या फर्म के पास अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल है? अगर समटाइम्स कुछ बिजनेस फर्म्स ऐसी होती हैं जो इक्विटी बेस के साथ काम करती हैं शुरू से, और बाद में वो जब मर्जी चाहे डिबेंचर्स को भी इशू कर सकती हैं और इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकती हैं। अगर आप शुरू से ही सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ इशू कर लेंगे तो आपके पास इन फ्यूचर कोई ऑप्शन ना रहे, ऐसी भी पॉसिबिलिटी अराइज हो सकती है। देन कम्स एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट का एटीट्यूड है रिस्क के लिए या बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग और कंट्रोल आपस में जुड़े हुए हैं। तो मैनेजमेंट का जो एटीट्यूड होगा वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा वाइल मेकिंग योर फाइनेंशियल प्लान्स। देन कम्स गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड कंट्रोल। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, गवर्नमेंट का रेगुलेशन का सिस्टम कैसा है, क्योंकि आप कभी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को अपोज नहीं कर सकते, उनके अगेंस्ट काम नहीं कर सकते। आपको अपने फाइनेंशियल प्लान को इसी ढंग से बनाना पड़ेगा ताकि आप गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ को भी प्रॉपरली फॉलो करते रहो। देन कम्स चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली फाइनेंशियल प्लानिंग में ये आपको कंसीडर कर लेना चाहिए कि टेक्नोलॉजी के चेंज होने की जो स्पीड है वो बहुत फास्ट है। तो आपको भी ऐसे सिचुएशन एराइज हो सकती है कि अपनी फर्म के अंदर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से एक बड़ा चेंज करना पड़े, फंड्स की रिक्वायरमेंट एराइज हो जाए। तो ये सब चीज़ें पहले से ही ध्यान में रखी जानी चाहिए। देन कम्स कंज्यूमर टेस्ट। ऑब्वियसली कंज्यूमर का जो टेस्ट है वो भी फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस भी चेंज हो सकती हैं और आपको उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ सकता है। एंड देन कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स। यू ऑल नो कंपटीशन जो है आजकल वो कट थ्रॉट कंपटीशन है मार्केट के अंदर, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके कंपेटिटर्स के मूव्स क्या हैं, वो क्या प्लान कर रहे हैं, और अकॉर्डिंगली आपको भी अपने प्लान्स को चेंज करना पड़ेगा। So with this, thank you. In next lecture we will discuss about financial plans, some more about financial plans. Thank you. Queries are most welcome. And okay.